वेलकम टू GDS हिस्ट्री अकेडमी। सो करिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे केवल SST की एकेडमिक्स की तैयारी कराई जाती है। तो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ फ्रेंड ग्रुप, जहाँ पे आपको ये सारी PDF ईजिली प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर की डिटेल के बारे में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। हिस्ट्री का ये पोर्शन 20 मार्क्स का अपने आपका आने वाला है पेपर में, फाइनल एग्जाम में। सो आप अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिए और हिस्ट्री से 20 मार्क्स को सिक्योर कर लीजिए। इससे पहले मैंने मैप के पोर्शन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है विद क्वेश्चंस के साथ। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक्स से भी बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर करवाया हुआ है। सो टॉपिक दोस्तों सेम ही रहता है, तो बार बार उसे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सिंपली जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड ऑफ योर ओन कंट्री। एक ऐसी फीलिंग, अपने देश के लिए जो भी प्यार हो उसे दिखाना। क्या? अ फीलिंग ऑफ लव और द प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, अपने देश के लिए प्रति प्यार और समर्पण कह सकते हो, दैट इज़ नेशनलिज्म। और अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन द अदर, दिस फीलिंग कम्स आउट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो कह रहा है कि एक ऐसी फीलिंग जो जिसमें क्या समझते हैं कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से बेटर है। और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई है वो कहाँ से आई है? वो आई है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से, क्योंकि वहाँ पे पहले फ्रेंच में मोनार्की सिस्टम था जिसके किंग थे किंग्स लुई 16। तो उनको हटा करके वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई, तो वहीं से ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। सो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो और द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आया। सो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आएगा, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये मैं बताता हूँ आपको 5 पॉइंट्स ऐसे याद रखने हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहला, पॉवर्टी पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम द मोनार्क टू कॉमन पीपल। वहाँ का जो मोनार्क सिस्टम था उसे ख़त्म करके पावर कॉमन पीपल को दे दिया गया। ब्रॉट न्यू फ्लैग्स, नए फ्लैग्स लाया गया जिससे ट्राइकलर रहा गया। थर्ड है, फ्रेंच बिकम्स द नेशनल लैंग्वेज, इसके लिए फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दी गई। न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड द अदर टेकन, नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया। एंड द स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल आर रीन्यू नेशनल असेंबली। और वहाँ पे जो स्टेट जनरल जो इलेक्टेड था उसका नाम रख के बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आपको पता है जितने भी टैक्सेस बनते थे, टैक्सेस का रूल्स रेगुलेशन चेंज आता था, वो उसमें स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। तो उसको हटा करके अब क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर एबॉलिश्ड। इसके अलावा जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ थी उसे ख़त्म कर दिया गया। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय द फ्रेंच आर्मीज़ टू यूरोप। और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, आर्मीज़ ने पूरे यूरोप में क्या कर दिया, फैला दिया। तो ये चेंजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलता है ना। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी। उसके बाद आपको पता है वहाँ पे नेपोलियन आ गया था डेमोक्रेसी के टाइम पे। सो नेपोलियन कम एंड स्टार्ट सीजिंग द पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस ड्यूरिंग 1799 टू 1815। तो 1799 में नेपोलियन आ गया था और 1804 में 1804 में वहाँ का वो किंग बन गया था। और जैसे ही वो किंग बना वैसे ही इसने कोड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या दिया गया, सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेपोलियनिक कोड इन 1804, या फिर व्हाट इज़ द सिविल कोड। तो आपको सिंपली याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सब कानून के समक्ष क्या है, समान है। राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी का अधिकार है। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिस्ड, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, यानी कोई किसी के नीचे काम नहीं करेगा। फ्री फोर्स फ्रॉम सेफ्ड्रो, फ्यूडल लेबर को भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। और इसके अलावा गिल्ट रजिस्ट्रेशन वो रिमूव्ड। इसके अलावा था कि पहले कोई संगठन नहीं बना सकता, यूनिटी नहीं बना सकता, उसे ख़त्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया और रोड सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। इट इज़ अ सिविल कोड। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं 3 नंबर में तो आप आराम से कर लेंगे। फ्रेंड, मेरा एक हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियनिक कोड। आपको पता है कि जब भी कोई किंग बनता है तो पहले कुछ अच्छी चीज़ें करता है, फिर बाद में
वो फिर बाद में बेकार काम भी करता है। तो सेम नेपोलियन के साथ भी ऐसे यही हुआ था, पहले आया तो सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया, फिर बाद में उसने कुछ ड्रॉबैक्स भी सामने आए निकल के, जैसे कि टैक्सेस को धीरे धीरे उसने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सेंसरशिप क्लेम यानी वहाँ पे कोई भी सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कोई भी नेपोलियन के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता उसे। फोर्स टू द ज्वाइन फोर्स आर्मी, लोगों को आर्मी में भर्ती करने लग गया। तो ये तो उसके ड्रॉबैक्स थे। तो कभी कभार ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड। तो आपको ये 2-3 पॉइंट्स भी याद रखने से। नाउ जब नेपोलियन किंग बना था तो उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल पॉलिसीज़। कॉन्टिनेंटल पॉलिसीज़ का मतलब क्या है, ही यूज़ अ पॉलिसी अगेंस्ट द इंग्लैंड एंड दे ट्राई टू सेपरेट इंग्लैंड टू ट्रेड विद द अदर यूरोपियन कंट्री। तो ये कॉन्टिनेंटल पॉलिसी क्या थी, ऐसी पॉलिसी थी जिसके थ्रू पूरे यूरोप को, जो इंग्लैंड था जिससे ऑलरेडी उसकी लड़ाई चलती आ रही थी, उससे व्यापार करने से क्या करना चाहता था, पूरे यूरोप के साथ रोकना चाहता था। तो ये कॉन्टिनेंटल पॉलिसी थी, आपको याद रखना है। सो इसकी वजह से क्या होता है, एक लड़ाई होती है जिसका नाम पड़ता है बैटल ऑफ वाटरलू, और ये किसके बीच में होता है, ये होता है नेपोलियन के बीच में और प्रैब कंट्रीज के बीच में। प्रैब का मतलब है यहाँ पे पर्शिया से है, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया और बी फॉर ब्रिटेन। तो इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को हराया फाइनली। और इसी बैटल ऑफ वाटरलू के युद्ध में क्या होता है, आपका नेपोलियन डिफीट हो जाता है। और जैसे ही नेपोलियन डिफीट होता है, वहाँ पे दोबारा से कंजर्वेटिज्म को लागू कर दी जाती है, यानी वहाँ से डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है, दोबारा से कंजर्वेटिज्म आ जाता है, यानी पुरानी विचारधारा। तो इन फ्रांस अगेन द मोनार्की स्टैब्लिश्ड बाय द प्रैब कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, और क्या क्या प्रिजर्व करता है, तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम दोबारा से ला दिया जाता है, चर्च को दोबारा स्टैब्लिश किया जाता है, ऑटोक्रेटिक्स दोबारा आ जाते हैं, नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, और सेंसरशिप लागू कर दी जाती है। तो ये दोबारा से वहाँ पे लागू कर दिया जाता है पूरे फ्रांस में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब नेपोलियन हारता है तो एक ट्रीटी होती है, क्योंकि फ्रांस के जितने भी रिसोर्स होते हैं उससे बांट लिया जाता है विनिंग कंट्रीज़ के साथ, तो उसका नाम पड़ता है ट्रीटी ऑफ वियना। और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। सो ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया, वॉज साइन बाय द पीस ट्रीटी इन 1815। सो यहाँ पे क्या किया गया था, बर्मन डायनेस्टी रिस्टोर, यानी दोबारा से बर्मन डायनेस्टी, यानी फ्रांस की जो डायनेस्टी थी पहले से ही जो डायनेस्टी रूल करी थी उसे दोबारा रिस्टोर किया गया। स्टेट वर सेट अप विद द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। पूरे जो बाउंड्रीज थी फ्रांस की, उस पर बाउंड्री घिराव कर दिया गया ताकि वो दोबारा से फ्यूचर में बढ़ ना सके। पर्सिया गॉट सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न, पर्सिया को कुछ वेस्टर्न टेरिटरीज मिला। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इटली पे कंट्रोल ऑस्ट्रिया का रहा। रशिया को पोलैंड मिल गया, रशिया गॉट पोलैंड, एंड द कन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट्स विच हैज़ बीन सेट अप बाय द नेपोलियन लेफ्ट अनटच। और ये कन्फेडरेशन जिसे नेपोलियन ने बनाया था 39 स्टेट्स को, उसे अनटच रहने दी गई थी। ध्यान रखिएगा, 300 स्टेट्स को छोटी छोटी जगहों में मिला के उसने 39 में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिससे कन्फेडरेशन बुलाया जाता है फ्रेंड, ताकि वह इजीली क्या कर सके, वहाँ पे रूल कर सके। तो इसे इन्होंने कोई चेंजेस नहीं लाया। क्लियर है। तो यहाँ तक आपका ये अभी तक ओवरव्यू चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड ही, कि फ्रांस में क्या क्या चल रहा था। अब तुम्हारा यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट पेज का आपका है फ्रेडरिक सोरोयो के बारे में। तो फ्रेडरिक सोरोयो के बारे में यहाँ पे पूछा जाता कि हु वाज द फ्रेडरिक सोरोयो, और उनके जो थॉट्स थे, व्यूज़ थे, वो उसके बारे में बताओ। सो इसको करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड।